Okay, so today we are going to start with a new chapter, that is the elasticity of demand. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एक कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज रहता है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है. इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि चेंजेस, दैट मीन्स चेंज ऑफ डिमांड. तो डिमांड अगर चेंज होता है तो हमने ऑलरेडी डिमांड चैप्टर में पढ़ा है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं डिमांड के चेंज होने के, जैसे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी होता है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि अगर हमारा डिमांड चेंज हो रहा है तो उस चेंज के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है. एंड सेकेंडली हम लोग इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज़, अगर डिमांड चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ अगर उसके फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं, उस दोनों के चेंज का रेशियो क्या है, उसी रेशियो को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. तो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करूं तो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज in quantity demanded due to the rate of change in factors on which demand depends. I repeat, definition क्या बोलता है, it is the degree of responsiveness of rate of change in quantity demanded due to the rate of change in factors on which demand depends. जैसा कि मैंने बोला कि डिमांड अगर चेंज हो रहा है वो अपने फैक्टर्स के कारण होता है, तो वो फैक्टर्स के कारण कितना से चेंज हमारा डिमांड हो रहा है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. तो जैसा डेफिनेशन सजेस्ट करता है उसके हिसाब से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला आता है ई डी, सबस्क्रिप्ट में हम लोग डी लिखते हैं, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in factors on which demand depends. तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अगर हम लोग समझते हैं कि प्राइस एक फैक्टर है जिसके कारण हमारा डिमांड चेंज होता है, तो हम ये समझ के चलते हैं कि हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी ऑलरेडी रह चुका है, से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, और अब हम नया क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, दैट इज 120 यूनिट्स. जब 100 यूनिट्स हमने डिमांड किया उस समय प्राइस था फॉर एग्जांपल 80 रुपीज, और अब नया प्राइस हमारा रहता है से फॉर एग्जांपल 60 रुपीज. तो अकॉर्डिंगली हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकल रहा है, दिस इज कैलकुलेटेड एज कितना से मेरा क्वांटिटी चेंज हुआ बाय ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था इनटू 100. तो हमारा क्वांटिटी चेंज हो रहा है 100 से 120, दैट इज 20 यूनिट से. ओरिजिनल क्वांटिटी हमारा था 100 यूनिट्स इंटू 100, मतलब 20% का चेंज हमारे प्राइस में आ गया है, सॉरी क्वांटिटी में आ गया है. एंड सिमिलरली अगर हम लोग को परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकल रहा है, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. तो चेंज इन प्राइस अगर हम लोग देख रहे हैं तो वी कैन सी 20 रुपीज़ का चेंज इन प्राइस है, बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 80 है इंटू 100, इसका मतलब ये आ रहा है हमारा 25%. तो अगर हम लोग इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में पुट करते हैं, मतलब ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहाँ पे फैक्टर्स है तो यहाँ पे सिंस प्राइस का चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ पे प्राइस लिख लिया. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 20% है,
और प्राइस है 25%, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4/5 या फिर 0.8। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। हम लोग को एक सिंपल फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय फैक्टर्स, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा पूरा का पूरा इलास्टिसिटी का वैल्यू यहां से आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। Those 3 types are price elasticity, income elasticity, and cross elasticity। जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली फोकस करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब इनकम इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं तो ये फोकस करता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। जब हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं तब हम लोग बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। तो 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देख लिए। प्राइस इलास्टिसिटी फोकस कर रहे हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को, इट इज डिनोटेड एज ईपी। इनकम इलास्टिसिटी फोकस कर रहे हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, डिनोटेड बाय ईवाई। क्रॉस इलास्टिसिटी फोकस कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, डिनोटेड एज ईसी। So these are these 3 different types of elasticity of demand। तो अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ चुके हैं कि वो कितने टाइप का है, तो सबसे पहला टाइप जो हमारा आता है वो आता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग को क्या क्या समझना है। प्राइस इलास्टिसिटी डिनोटेड एज ईपी। डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तीनों का डेफिनेशन को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन बताया था, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of rate of change in quantity demanded due to the rate of change in factors on which demand depends। तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हमको सिर्फ लास्ट में जाके चेंजेस करना रहता है। वो चेंजेस क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी का जो फैक्टर हम लोग फोकस कर रहे हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो डेफिनेशन में लास्ट में सिर्फ वही आ जाएगा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इज इट क्लियर? सो अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का बात करते हैं, अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी फिर हमारा कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी हम लोग लिख रहे हैं, divided by percentage change in price of a commodity। price of a commodity। तो हमने जो शुरू में जो एग्जाम्पल किया था वही एग्जाम्पल हमारा प्राइस इलास्टिसिटी में पूरा का पूरा फिट हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड करना है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी करना है। जब हम लोग ये करते हैं तो हम लोग को इजीली इसका आंसर मिल जाता है। नाउ
अब हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी जो होते हैं ये टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहले आते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में हम लोग देखते हैं कि यहां पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, यहां पे हमारा डिमांड चेंज होगा। द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बट द डिमांड चेंजेस। देयरफॉर हम लोग को जो ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ में हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस मार्क कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी मार्क कर रहे हैं। तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है, सिंस प्राइस कांस्टेंट है, द कर्व बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। कर्व बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? हम जानते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से हमें प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू पता चलता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड चेंज हो रहा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5% से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, बट हमारा प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो देयरफॉर anything by 0 comes to undefined. So the value of price elasticity in case of perfectly elastic is undefined or infinite. So this is the first type of price elasticity, जहाँ पे perfectly elastic में price constant होगा, demand change करेगा, हमारा demand कर्व जो होगा वो horizontal straight line होगा, and the value of price elasticity is undefined. This is the first type of price elasticity. Now we are moving towards the second type of price elasticity, that is perfectly inelastic. It is the totally opposite of perfectly elastic. Perfectly elastic में हमारा प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड चेंज हो रहा था। यहाँ पे डिमांड हमारा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हमारा डिमांड कांस्टेंट रहेगा, बट हमारा प्राइस चेंज होता रहेगा। तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ग्राफ का बात करें, यहाँ पे हमने क्वांटिटी मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने प्राइस मार्क कर दिया। तो सिंस डिमांड कांस्टेंट है, तो हमारा डिमांड कर्व जो बनेगा वो बनेगा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो डिमांड कर्व हमारा बनेगा वो बनेगा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सो द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिमांड कांस्टेंट है, मतलब न्यूमरेटर इज चेंजिंग बाय 0%, डिनोमिनेटर इज चेंजिंग बाय 5%, फॉर एग्जाम्पल। सो इन 0 बाय एनीथिंग कम्स टू 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी हमें यहाँ पे मिल जाता है 0। तो जब परफेक्टली इलास्टिक का हमने बात किया तो परफेक्टली इलास्टिक में वैल्यू आया था अनडिफाइंड, एंड वेयर एज परफेक्टली इनइलास्टिक मार्केट अगर है जहाँ पे डिमांड कांस्टेंट होगा, वहां पे हमारा वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा 0। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? यहां पे हमारा डिमांड चेंजेस मोर देन प्राइस, और इसी का मतलब हो गया कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है, दैट इज चेंजिंग लेस देन डिमांड। तो अकॉर्डिंगली हमें डायग्राम क्या मिल जा रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी, वर्टिकल एक्सिस में प्राइस।
डिमांड ज़्यादा से अगर चेंज हो रहा है और प्राइस कम से चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर प्राइस मेरा P1 था तो क्वांटिटी Q1 था, प्राइस अगर P2 हो गया है, फॉल कर गया है, तो क्वांटिटी राइज हो गया Q2 पे. बट वी कैन इजीली सी द चेंज इन प्राइस इज ओनली from P1 to P2, the gap is very small, but the change from Q1 to Q2, the gap is very large. Hence we can see the change in quantity demanded is greater than the change in price. तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को एक डिमांड कर्व मिलता है डी डी डैश, और इस डिमांड कर्व को हम लोग एक फ्लैटर डिमांड कर्व बोलेंगे. दिस इज अ फ्लैटर डिमांड कर्व इन केस ऑफ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. तो अकॉर्डिंगली प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू डिमांड चेंजेस ग्रेटर. इसका मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि डिमांड हमारा 5% से चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस चेंज से 4% से हो रहा है. सो द आंसर कम्स टू 1.25. देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 in case of relative elastic demand curve. So what is the value of price elasticity in case of relative elastic? The value is greater than 1. ग्रेटर देन 1 कब आता है? कोई भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 कब आएगा? तो हम लोग ये चीज इजीली समझ जाएंगे. व्हेन न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर, देन वी विल गेट द वैल्यू टू बी ग्रेटर देन 1. और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो साफ समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी डिमांड को ग्रेटर चेंज होना पड़ेगा एंड प्राइस को लेसर चेंज होना होगा, तभी हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा. और जब भी ग्रेटर देन 1 आएगा इट विल बी रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप. फोर्थ टाइप के लिए हम लोग बहुत ही इजीली कर देंगे. रिलेटिवली इलास्टिक को रिलेटिवली इन इलास्टिक में कन्वर्ट कर देंगे. ये रिलेटिव इलास्टिक का पूरा ऑपोजिट है. हेयर डिमांड चेंजेस लेस देन प्राइस. इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस चेंजेस मोर देन डिमांड. अगर हम ग्राफ पे आते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी मेजर कर दिया, वर्टिकल एक्सिस में हमने प्राइस मेजर कर दिया. इट इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब हमारा डिमांड कम चेंज हो रहा है प्राइस से, प्राइस चेंज ज़्यादा हो रहा है डिमांड से. तो वी कैन ईजिली सी कि अगर प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, प्राइस P2 है, क्वांटिटी Q2 है, इस दो पॉइंट्स को अगर अपने ज्वाइन कर देते हैं तो अपने को डिमांड कर मिलता है डी डी डैश. तो हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं कि प्राइस का गैप ज़्यादा है, मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज है. क्वांटिटी डिमांड का गैप कम है, मतलब क्वांटिटी में कम चेंज है. देयरफॉर हम लोग को जो डिमांड कर्व मिलता है वो एक स्टीपर डिमांड कर्व होगा. एंड फाइनली जो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है, न्यूमरेटर में चेंज इन डिमांड हम लोग लिखते हैं, चेंज इन डिमांड इज लेस. तो विल टेक एग्जांपल एज 4% चेंज इन डिमांड है, 5% चेंज इन प्राइस है. आंसर कम्स टू 0.8. दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. So in relatively inelastic we get the price elasticity value to be less than 1. Now अब हम लोग आते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के आखिरी पार्ट पे, जो कि है यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब ही हो गया 1, मतलब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. एंड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 1 कब आता है? जब दोनों इक्वल हो. दैट मीन्स इक्वल चेंज इन बोथ प्राइस एंड डिमांड हो जाएगा. दोनों इक्वल चेंज करेंगे तो हम लोग को ग्राफ कैसा मिलेगा?
वर्टिकल एक्सिस में प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी। हमें इसका जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। इस ग्राफ को, इस कर्व को हम लोग नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कर्व होता है जिसके नीचे हम जितने भी रेक्टेंगल्स फॉर्मेशन करते हैं वो सारे रेक्टेंगल फॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। मतलब वो जितने भी रेक्टेंगल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इस कर्व के नीचे, इन सारे रेक्टेंगल्स का जो एरियाज होगा वो हमेशा इक्वल होगा। सो दैट इज वाई यूनिटरी इलास्टिक में डिमांड कर्व का शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, चेंज ऑफ डिमांड इज 5%, वेयर चेंज ऑफ प्राइस इज ऑल्सो 5%। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वी गेट द आंसर 1, that is price elasticity is equals to 1. So overall in unitary elastic we can easily calculate the value of elasticity to be 1. कैसे 1 हो रहा है? Because the change in quantity demanded and change in price both are equal. Now तो एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी को के वैल्यूज को एक बार जज कर लेते हैं। तो अगर ये है परफेक्टली इलास्टिक तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी होता है अनडिफाइंड। अगर होता है रिलेटिवली इलास्टिक तो रिलेटिवली इलास्टिक के केस में प्राइस इलास्टिसिटी होता है ग्रेटर देन 1। अगर ये होता है यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। इफ इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक the value of price elasticity is less than 1, and if it is perfectly inelastic then the value of price elasticity is equals to 0. तो जैसे जैसे हम एक से दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें टाइप पे जा रहे हैं हम लोग एक चीज यहाँ पे बहुत ही क्लोजली गौर करते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पार्ट है। द वैल्यू ऑफ price elasticity gradually decreases। मतलब देख लीजिए अनडिफाइंड से लेके ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड 0। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी gradually falls। The value of price elasticity gradually falls starting from the undefined ending till the 0। वैल्यू हमारा डिक्रीज करता जाएगा। So this is all from the different types of price elasticity. So the next topic that we are going to start with, अगला टॉपिक जो अपने अभी स्टार्ट करेंगे वो है different methods of price elasticity। प्राइस इलास्टिसिटी के कितने मेथड होते हैं? पहला मेथड होता है परसेंटेज मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है हमारा टोटल आउटले मेथड। थर्ड मेथड जो हमारा होगा वो होगा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। एंड उसके बाद वाला होगा हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। So there are 4 methods in which we can measure the different types of price elasticity. The first one is the percentage method, second is the total outlay method, third one is the point elasticity method, and the fourth one is the arc elasticity method.
नाउ सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मेथड से, विच इज द मोस्ट ईजियर वन. इट इज द मोस्ट easiest method, percentage method. So price elasticity is percentage change in quantity demanded by percentage change in price बोला जाएगा. तो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 करने से. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 करने से. देयरफॉर अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में इसके वैल्यूज को पुट करें, वी गेट डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी इंटू 100. So we get delta Q by Q divided by delta P by P. तो अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, we get P delta Q by Q delta P, which is the final output. So this is what the percentage method is, which is very quite easy method. हम लोगों को कुछ नहीं करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करना है, और फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल रहा है चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल रहा है चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. एंड फर्दर हमको प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर देना है. वी गेट द फाइनल आंसर एज पी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डेल्टा पी. सो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड, परसेंटेज मेथड. Now the second method is the total outlay method. सेकेंड मेथड जो आ रहा है वो है टोटल आउटले या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. यहाँ पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर पहले इंकर कर चुका है और अब वो कितना एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है. In this method, elasticity is calculated on the basis of changes in the expenditure of the consumer. कंज्यूमर ने पहले कितना एक्सपेंडिचर किया है, कंज्यूमर अब कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये जो चेंज है इस चेंज के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या आना चाहिए. सो टोटल आउटले मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी 3 केसेस में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम लेते हैं केस 1. यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं प्राइस का, एक कॉलम बनाते हैं क्वांटिटी का, एक कॉलम बनाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का. इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹60, कंज्यूमर 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कम्स टू 600. नाउ इफ द प्राइस फॉल्स टू 50, कंज्यूमर इंक्रीजेज इट्स डिमांड टू 13 यूनिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर बिकम्स 650. सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी सी कि प्राइस के फॉल होने पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, या फिर ऐसा हो कि प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है. दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. जब भी ऐसा होगा वी विल फाइंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. Whenever we find an indirect relation between price and expenditure, we get relatively elastic demand. Case 2. Again we take 3 column price, quantity and total expenditure. अगर price 60 है, quantity 10 है, expenditure will be 600. If price falls to ₹50, quantity demanded increases to, say for example, 12 units, expenditure remains same at 600. That means whenever price falls, total expenditure
is constant or whenever price rises total expenditure is constant. मतलब कुछ भी हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रह रहा है, तो ऐसे केस में वी गेट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ये हो गया हमारा केस 2. कमिंग टू केस 3, अगेन टेकिंग प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर का 3 कॉलम. प्राइस इज 60, quantity is 10, expenditure goes to 600. If price reaches to 50, quantity reaches to say for example 11, price कम होने से demand increase होगा 11, so the expenditure goes to 550. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हुआ है, या प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है. मतलब क्या हो गया, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर moves in same direction. In such a case we get relatively inelastic demand. In such a case we get inelastic demand. तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर टोटल आउटले मेथड को कंप्लीटली समराइज करता हूं, केस 1 प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, या ऐसे बोले कि प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में इनडायरेक्ट रिलेशन है, तब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है. प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर चाहे प्राइस गिर रहा है या इंक्रीज हो रहा है, expenditure remains same. In such case we get unitary elastic demand. And in the third case, when price falls, expenditure also falls, or vice versa. That is, there is a direct relation between price and expenditure. In such a case we find relatively inelastic demand. So this is all from the total expenditure or the total outlay method. Now we will move on to the next method, that is the point elasticity method. Now we come to the third point. पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड. पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के लिए अपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट बाई अपर लिमिट से. अब ये लोअर लिमिट बाई अपर लिमिट क्या है ये अपने आगे समझेंगे. पॉइंट इलास्टिसिटी को दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया जाता है. एक होता है लीनियर डिमांड कर्व के बेस पे, और लीनियर डिमांड कर्व का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. और एक होता है नॉन लीनियर का डिमांड कर्व. ये हो गया व्हेन डिमांड कर्व इज आर्क. मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे हम लोग इलास्टिसिटी कैसे मेजर कर रहे हैं, और एक आर्क पे हम लोग इलास्टिसिटी कैसे मेजर कर रहे हैं. तो इस दोनों में अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर डिमांड कर्व से, कि व्हेन डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन. सो लीनियर डिमांड कर्व. तो वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग प्राइस मेजर कर रहे हैं,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और हमने एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को ड्रॉ किया है। इस डिमांड कर्व को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि AE एक लाइन सेगमेंट है जिसका मेजरमेंट मैं मान रहा हूं कि 8 सेंटीमीटर है। अगर इस टॉपिक को हम लोग इस बेसिस पे समझेंगे, ये एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, ये एग्जाम में नहीं लिखने का है, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह से अगर हम समझेंगे तो लीनियर डिमांड कर्व पे पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे लीनियर डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी कैसे मेजर करना है विल बिकम वेरी इजियर टू यू। सो AE एक लाइन सेगमेंट है जो 8 सेंटीमीटर का है, विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स क्या क्या है? AB, BC, CD, DE, और ये 4 पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड है। इसका मतलब ईच पार्ट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर्स का होगा। ईच पार्ट विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो अब अपने समझ रहे हैं कि अगर अपने पॉइंट ए पे है, अगर हम लोग पॉइंट ए पे है, हम लोग को इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट करके। तो अगर हम ए पे खड़े हैं, ए के नीचे वी कैन सी लोअर सेगमेंट जो है, लोअर सेगमेंट है वो कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का है। एंड अपर, ए के अपर एंड में कितना सेंटीमीटर है? कुछ भी नहीं है, 0 है। दैट मीन्स एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। एट पॉइंट ए वी गेट प्राइस इलास्टिसिटी टू बी अनडिफाइंड। On the other hand, if we are on point B, पॉइंट बी में हमें लोअर सेगमेंट कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है, अपर सेगमेंट 2 दिख रहा है, तो 6/2 इज 3। दैट मीन्स बी पे प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगा। एट पॉइंट सी वी सी की लोअर सेगमेंट 4 है, अपर सेगमेंट 4 है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर हम पॉइंट डी का सिर्फ बात करें, पॉइंट डी में लोअर सेगमेंट 2 है, अपर सेगमेंट 6 है, इट कम्स टू 0.33। मतलब डी पे वी गेट प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू टू बी लेस देन 1। एंड लास्ट में अगर हम पॉइंट ई पे आते हैं, पॉइंट ई पे लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, अपर सेगमेंट 8 है, इट कम्स टू 0। दैट मीन्स पॉइंट ई पे प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू बिकम्स 0। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू ग्रेजुअली फॉल करता है, तो एक क्वेश्चन जो सर्टेन एग्जाम्स में आया हुआ है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इफ वी गो डाउनवर्ड्स अलोंग द डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा अगर हम इस डिमांड कर्व में डाउनवर्ड की तरफ जाए? तो आंसर बहुत सिंपल है, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। क्योंकि हम देख सकते हैं अनडिफाइंड से 0 तक ये कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन लाइनर आंसर दैट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी gradually falls as we move downwards along the demand curve. So this is from the linear demand curve of point elasticity. Now we are moving to the non-linear portion. Now we are moving to the non-linear portion. Non-linear demand curve, it's very easy. Formula remains the same, lower segment by upper segment. Formula remains the same, lower segment by upper segment. तो यहाँ पे हम लोग प्राइस मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं।
ये एक डिमांड कर्व है डी डी डैश विच इज एन आर्क। अगर मान लो कि हमें इस पॉइंट पे मेजर करना इलास्टिसिटी पॉइंट आर, वी नीड टू मेजर इलास्टिसिटी एट पॉइंट आर, तो आपको क्या करना होगा, एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा जो आर को पास करते हुए जाएगा। एक टैंजेंट हमें ड्रॉ करना होगा जो आर को पास करते हुए जाएगा, एंड इस टैंजेंट का नाम अगर हम दे देते हैं ए बी, तो यहाँ पे हम लोग को इलास्टिसिटी कैसे मिलेगा, अगेन लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट करके, जो फॉर्मूला अभी तक गया है सिर्फ वही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। लोअर सेगमेंट का वैल्यू हो जाएगा बी आर, अपर सेगमेंट का वैल्यू हो जाएगा ए आर। जो भी वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी होगा अकॉर्डिंगली we need to classify. This is from the point elasticity demand curve, point elasticity method. Now we come to the fourth method, that is the arc elasticity method. तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का, दैट इज Q2 माइनस Q1 बाई Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P2 प्लस P1 अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो ये डिवाइड बाई 2 एंड ये डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को जो नेट रिजल्ट मिलता है वो ऐसा मिलेगा Q2 माइनस Q1 बाई Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1, वेयर Q2 हो गया न्यू क्वांटिटी, Q1 हो गया ओल्ड क्वांटिटी, P2 हो गया न्यू प्राइस एंड P1 हो गया ओल्ड प्राइस। So arc elasticity is very simple to understand, just you need to keep in mind the formula of arc elasticity, और उस फॉर्मूला के बेस पे आप इजीली प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई P2 प्लस P1 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। दैट्स इट फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। Now we will move to the last topic of price elasticity. अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं। The last topic that we are going to do is the factors or determinants of price elasticity. एक चीज याद रखिएगा, अगर आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हो, लाइक एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न एग्जाम है आपका, तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये टॉपिक एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टॉपिक होता है फॉर द एग्जामिनर्स। एग्जामिनर के लिए ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट होता है और इससे क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं एक बेसिक फंडा आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आपको लग रहा है कि डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है, चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर, कोई दूसरे फैक्टर को छोड़ के अगर हम देख रहे हैं कि डिमांड मेरा ज़्यादा चेंज हो सकता है, इसका मतलब वो कमोडिटी या फिर उस मार्केट का जो नेचर है वो हमेशा इलास्टिक नेचर होगा। जब भी आप देखोगे कि डिमांड ज़्यादा से चेंज हो रहा है दैन इट्स फैक्टर्स, तो हमेशा समझ लेना कि वो कमोडिटी या फिर वो मार्केट वो हमारा क्या है, इलास्टिक मार्केट या इलास्टिक कमोडिटी माना जाएगा। चेंज इन डिमांड का मतलब ये भी हो सकता है कि डिमांड
में इंक्रीज या फिर डिमांड में डिक्रीज। चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अगर ग्रेटर प्रोपोर्शन में करेगा तो हमेशा इलास्टिक होगा। और अगर चेंज इन डिमांड लेसर है देन इट्स फैक्टर, तो वो कमोडिटी या फिर उस मार्केट का जो नेचर होगा वो हमेशा इनइलास्टिक होगा। अगर आप ये कंसेप्ट से क्लियर हो जाओगे तो ये पूरा टॉपिक इजीली क्लियर हो जाता है। अगर डिमांड में ग्रेटर चेंज है तो उस कमोडिटी का या उस मार्केट का जो नेचर होगा वो इलास्टिक नेचर का होगा। एंड इफ डिमांड लेसर चेंज हो रहा है देन इट्स फैक्टर्स, तो उस कमोडिटी उस मार्केट का जो नेचर होगा वो इनइलास्टिक नेचर का होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। पहला लेता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर मार्केट में कोई कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम इजीली एक के डिमांड को चेंज करके दूसरे के डिमांड को अचानक से इंक्रीज कर सकते हैं। एक के कंजम्पशन को बंद करके हम दूसरे के कंजम्पशन पे इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम इजीली डिमांड बहुत चेंज कर सकते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक नेचर हो जाएगा। एंड इफ अगर सब्स्टिट्यूट नॉट अवेलेबल है, अगर मार्केट में उस कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो आप डिमांड में ज़्यादा चेंज कर नहीं पाओगे, जो डिमांड चल रहा है वही रहेगा। तो ऐसे में आपका डिमांड इनइलास्टिक नेचर का रहेगा। मैं इसमें और एक पॉइंट एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, लाइक पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर आप किसी चीज के कंजम्पशन को फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल समझ लेते कि जो कमोडिटी आपको परचेज करना था उसका प्राइस सडनली बहुत राइज कर गया, तो आप उस कमोडिटी के कंजम्पशन को फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर सकते हो। मतलब अभी आपने अगर 1 यूनिट का डिमांड क्रिएट किया है, आप सडनली उसके डिमांड को फॉल भी कर दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू पोस्टपोनमेंट। तो अगर जब भी कमोडिटी को आप इजीली पोस्टपोन कर सकते हो, इसका मतलब वो इलास्टिक नेचर का है। और अगर पोस्टपोनमेंट नॉट पॉसिबल है, अगर पोस्टपोनमेंट नॉट पॉसिबल है तो ये हो जाएगा हमारा इनइलास्टिक। तो ऐसे ही करके देयर विल बी सर्टेन अदर फैक्टर्स जहां पे हमको खाली ये समझना है कि क्या मेरा डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर यस ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इलास्टिक नेचर का है, अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो वो इनइलास्टिक नेचर का है। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्राइस इलास्टिसिटी के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।